Hello and a lovely good evening from here in Delhi, and hope as always that each one of you are absolutely fine. So a great welcome once again. So in the last session, I did promise that today we are going to start up with a chapter which happens to be pretty strong chapter. Yes, I'm talking about branch accounts. तो बेटा आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे ब्रांच अकाउंट से, ठीक है। सीएमए इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले हमने जो चैप्टर लिया ब्रांच अकाउंट्स को लिया। ब्रांच अकाउंट्स ये अभी आपने लिखना नहीं है, ये अभी रफ वर्क है। जब मुझे फेयर वर्क में लिखना होगा तो मैं इन शीट्स का यूज करूंगा जो आपके सामने रखी हैं और हमारा काम बहुत नीट एंड टाइडी होगा। लेकिन अभी फिलहाल हम चैप्टर का ओवरव्यू समझने की कोशिश करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि ब्रांच अकाउंट्स बेसिकली क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है। इन तमाम सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। ब्रांच अकाउंट्स, अब मैंने कोर्स का नाम ही क्या रखा हुआ है, महासंग्राम, करेक्ट। तो कोशिश भी ये होगी हमारी कि बहुत गहनता से इस चैप्टर को करें और इस तरीके से करें कि ये आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाए। तो ब्रांच अकाउंट अभी तो मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखने में ये आता है कि तकरीबन हर साल आपके एग्जामिनेशन में ब्रांच अकाउंट से एक क्वेश्चन होता ही होता है। इज इट क्लियर टू यू? इसलिए ब्रांच अकाउंट की अहमियत और इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। नंबर वन, ब्रांच अकाउंट फॉर्मेडेबल चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है। फॉर्मेडेबल चैप्टर है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर है और लेंदी चैप्टर भी है, इसमें कोई डाउट नहीं। जैसा कि मैंने पहले लास्ट सेशन में भी कहा था, नियर अबाउट 100 क्वेश्चंस हमने इसमें रखे हुए हैं। उसके अलावा एमसीक्यूज भी हमने इसमें रखे हुए हैं। 80 से 100 क्वेश्चंस हैं और इतने ही क्वेश्चन तकरीबन मैं क्लास में कराऊंगा। अब मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, एक बार मैं बता दूं तो जो स्टडी मटेरियल ब्रांच का एक बार अगर आप कर लेंगे तो मॉड्यूल आपको टच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हमने इसमें अपनी तरफ से कवर करे हुए हैं, करेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर ब्रांच अकाउंट्स। मैंने कहा ब्रांच अकाउंट इंपॉर्टेंट भी है, फॉर्मेडेबल भी है और इसकी अहमियत कई मायनों में ज्यादा भी है। फिर जब आप अपना प्रोफेशनल लेवल का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे एंटर करेंगे तो वहां भी आप देखेंगे कि डे इन डे आउट आपका सामना ब्रांच अकाउंट्स से हो रहा है, क्योंकि ब्रांच अकाउंटिंग प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर आपके लिए होना चाहिए कि ब्रांच अकाउंट की तरफ आपने क्यों ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन पे करनी है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं ब्रांच अकाउंट्स में ब्रांचेस क्या होती हैं। जाहिर है कि हम ब्रांच अकाउंट पढ़ रहे हैं तो हमें पहले तो मीनिंग मालूम होना चाहिए ब्रांचेस का। कई बार मैंने देखा कि स्टूडेंट से पूछो कि व्हाट आर ब्रांचेस, तो ब्रांच अकाउंटिंग तो उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन ब्रांचेस का मतलब कई बार वो ठीक तरीके से आंसर पेश नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली ब्रांच अकाउंटिंग करने से पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ब्रांचेस से हमारा मतलब क्या है। बट सपोज ये मेन ऑफिस है, कोई ऑफिस है, मेन ऑर्गेनाइजेशन है। चलो हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं, कोई मेन ऑर्गेनाइजेशन है। हम मान लेते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन सिटी एक्स में है, करेक्ट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, उसकी बहुत अच्छी डिमांड है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के दिमाग में ये आया कि अगर हम अपना एक ऑफिस सिटी ए में खोल लें, एक ऑफिस अपना सिटी बी में खोल लें, एक ऑफिस अपना सिटी सी में खोल लें, तो इससे हमारी सेल्स या हमारा टर्नओवर जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इनकी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। और दूसरी सिटीज़ में भी अगर ये ऑपरेट करते हैं तो जाहिर है कि इनकी सेल्स निश्चित रूप से बढ़ेंगी। तो सबसे पहले तो कोई अगर आपसे पूछे कि ब्रांचेस क्या हैं, मेन ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने ऑफिस खोले या अपने नए सेगमेंट्स खोले या अपनी नई डिविजन्स खोली या अपनी नई आउटपोस्ट्स ओपन करी डिफरेंट ज्योग्राफिकल टेरिटरीज में, करेक्ट। तो सिंपल वर्ड्स में ये आउटपोस्ट, ये डिवीजन या ये सेगमेंट या ये ऑफिसेस क्या है, बेसिकली ब्रांचेस है। अब अगर आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच, सो ब्रांच सिंपली रेफर्स टू एन ऑफिस और सेगमेंट और एक्सटेंशन और डिवीजन और आउटपोस्ट ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजेशन। और जाहिर सी बात है कि जो ब्रांचेस होंगी वो ऐसी टेरिटरीज में होंगी जो कि उस सिटी से अलग होंगी जहां पर मेन ऑफिस है। जैसे मेन ऑफिस इस केस में सिटी एक्स में है तो ब्रांचेस नेचुरल है कि दूसरी सिटीज में होंगी।
अब अगला क्वेश्चन ये आता है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं एक बार मैं क्विकली रिकैप कर दूं कि ब्रांच का बेसिकली मतलब क्या है। कोई आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांच, सो ब्रांच सिंपली रेफर्स टू एन एक्सटेंशन और अ सेगमेंट और अ डिवीजन और एन आउटपोस्ट, करेक्ट, ऑफ द मेन ऑफिस। अब जो मेन ऑफिस होता है उसको हम हेड ऑफिस कह देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, और ये जो इनकी डिफरेंट आउटपोस्ट हैं, ऑफिसेज हैं या एक्सटेंशंस हैं, इनको हम ब्रांचेस कह देते हैं। अगला क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए, ये रफ वर्क है, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में पहले तो ये आना चाहिए कि वाई ब्रांचेस आर ओपन, हम ब्रांचेस क्यों ओपन करते हैं, वाई ब्रांचेस आर ओपन। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुमसे पूछ तो रहा हूं, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ब्रांचेस हम क्यों ओपन करते हैं। इसका आंसर मैं ऑलरेडी आपको दे भी चुका हूं। वाई ब्रांचेस आर ओपन सिंपली बिकॉज वी वांट टू कैप्चर wider market, we want to have more clientele, we want to increase our sale, we want to increase our turnover, and ultimately we want to increase the profits. तो ब्रांचेस जाहिर है इसीलिए खोली जाती हैं ताकि हम अपनी मार्केट्स को बढ़ा सकें, ज्यादा से ज्यादा मार्केट कैप्चर कर सकें। जाहिर है कि अल्टीमेट एम हमारा यह है कि हम अपने सेल्स टर्नओवर को बढ़ा लें, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा लें। अब अगर आपसे फिर ये कोई पूछे कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या है, अब वैसे तो ब्रांच अकाउंटिंग क्या है, इसका आंसर देना तो बड़ा सिंपल है। अकाउंटिंग विच डील्स विद ब्रांचेस इज नोन एज ब्रांच अकाउंटिंग, आप कह सकते हो। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अपनी ब्रांचेस की जो हम अकाउंटिंग करते हैं, अपनी ब्रांचेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि हमारी ब्रांचेस हैं डिफरेंट सिटीज में, हम हेड ऑफिस हैं, हम ये देखना चाहेंगे कि डिफरेंट सिटीज में जो हमारी ब्रांचेस हैं क्या वो हमारी एक्सपेक्टेड लाइन पे ऑपरेट कर रही हैं या नहीं कर रही, क्या वो हमारी एक्सपेक्टेड लाइंस पे हमारे लिए रिटर्न्स ला रही हैं या नहीं ला रही हैं, क्या जो सोच करके हमने ब्रांच ओपन करी थी वो ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें ब्रांच अकाउंट की जरूरत पड़ती है। इज इट क्लियर टू यू? सिंपल वर्ड्स में वाई ब्रांच अकाउंटिंग इज नीडेड इन ऑर्डर टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांचेस। लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि ब्रांच अकाउंटिंग क्या है, ये तो मैंने ये बताया ब्रांच अकाउंटिंग की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है। ब्रांच अकाउंटिंग की जरूरत ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा इन ऑर्डर टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रांचेस। तो ब्रांच अकाउंट का बेसिकली मतलब क्या है? ब्रांच अकाउंट का मतलब है एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें कि मेन ऑर्गेनाइजेशन अपनी डिफरेंट ब्रांचेस के लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग करता है ताकि उस ब्रांच की परफॉर्मेंस को हम ट्रैक कर सकें, उसको हम ब्रांच अकाउंटिंग बोलते हैं। सो दैट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच सेपरेट अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच ब्रांच इज नोन एज ब्रांच अकाउंटिंग। That system of accounting in which separate accounts are maintained with respect to each branches, of course, to assess their performance is known as branch accounting. तो branch accounting हम एक ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसमें कि हेड ऑफिस अपनी ब्रांच से जो डिफरेंट उनकी ब्रांच है उनके लिए उन ब्रांचेस के लिए ब्रांच अकाउंट ओपन करता है, ये देखने के लिए कि वो ब्रांचेस किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अब ये तो कुछ जनरल सी चीजें हैं जो मोस्टली लोगों को पहले से मालूम होती हैं। अब हमें जो मेन चीजें मालूम होनी चाहिए वो ये कि जो ब्रांचेस होती हैं बेसिकली कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। सभी को मालूम है कि जो ब्रांच की दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती हैं। ब्रांच को हम बेसिकली टू मेन कैटेगरी में बांटते हैं, सभी को मालूम है। कभी ना कभी सब लोगों ने ये चैप्टर इससे पहले के लेवल पे शायद पढ़ा हुआ है, और नहीं भी पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्क्रैचेस से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो ब्रांचेस होती हैं जैसा कि मैंने बताया उसकी दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस होती हैं। एक तो हम कहते हैं इनलैंड ब्रांचेस। क्या कहते हैं? इनलैंड ब्रांचेस। इनलैंड ब्रांचेस एक तो होती हैं इनलैंड ब्रांचेस, करेक्ट, और एक हम कहते हैं आउटलैंड ब्रांचेस। आउटलैंड ब्रांचेस, इनलैंड ब्रांचेस एंड आउटलैंड ब्रांचेस। अब जो इनलैंड ब्रांचेस होती हैं, पहले तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि इनलैंड ब्रांचेस को हम डोमेस्टिक ब्रांचेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक ब्रांचेस। जितनी भी इनलैंड ब्रांचेस होती हैं उनको हम डोमेस्टिक ब्रांचेस भी कहते हैं, जितनी भी आउटलैंड ब्रांचेस होती हैं उनको हम फॉरेन ब्रांचेस भी कहते हैं। तो ब्रांच की दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस क्या हैं? एक तो इनलैंड ब्रांचेस, आउटलैंड ब्रांचेस, या तुम कह सकते हो डोमेस्टिक और फॉरेन ब्रांचेस।
अब जहां तक बेटा डोमेस्टिक ब्रांचेस का सवाल है, नाम से ही जाहिर हो रहा है क्या होंगी डोमेस्टिक ब्रांचेस। डोमेस्टिक ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती है जिनके एरिया ऑफ ऑपरेशन किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी तक या घरेलू सीमाओं तक सीमित हैं, तो वो तो डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं। और फॉरेन ब्रांचेस कौन सी ब्रांचेस होंगी, ये वो ब्रांचेस हैं जो कि किसी देश की घरेलू सीमाओं के बाहर स्थित हैं। सपोज कोई हेड ऑफिस है वो इंडिया में है और उसकी कोई ब्रांच है, अगर वो इंडिया के बाहर किसी कंट्री में है तो इसका मतलब वो ब्रांच फॉरेन ब्रांच है, करेक्ट। लेकिन अगर कोई हेड ऑफिस इंडिया में है, दिल्ली में, और मान लेते हैं उसकी एक ब्रांच है चेन्नई में, तो ये डोमेस्टिक ब्रांचेस का केस हो गया। अब ध्यान क्या रखना है आप लोगों ने कि ये वाला जो हिस्सा है फॉरेन ब्रांचेस का, ये सीएमए के लेवल पर नहीं है। फॉरेन ब्रांचेस इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स, तो इसका मतलब तुम्हारे कोर्स का पार्ट सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक ब्रांचेस है। तो आपके लेवल पे हम सिर्फ डोमेस्टिक ब्रांचेस को ही पढ़ेंगे। अब हम अपने एरिया को थोड़ा सा नैरो कर लेते हैं, डिस्कशन के एरिया को। इसका मतलब डोमेस्टिक ब्रांचेस हमारे कोर्स का पार्ट है, तो हमें डोमेस्टिक ब्रांचेस पर ही स्ट्रेस करना होगा। डोमेस्टिक ब्रांचेस। अब जहां तक डोमेस्टिक ब्रांचेस का सवाल है, डोमेस्टिक ब्रांचेस, डोमेस्टिक ब्रांचेस जिसको कि तुम लोग इनलैंड ब्रांचेस भी कहते हो, डोमेस्टिक ब्रांचेस की भी दो सब क्लासिफिकेशन है। ब्रांचेस की दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, डोमेस्टिक और फॉरेन ब्रांचेस। और अब हम अपने एरिया ऑफ डिस्कशन को नैरो कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं डोमेस्टिक ब्रांचेस पर। डोमेस्टिक ब्रांचेस जैसा मैंने कहा वो ब्रांचेस होती हैं जिनके की ऑपरेशन किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी तक सीमित होती हैं, या जो किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में या सीमाओं के अंदर स्थित होती है, उनको डोमेस्टिक ब्रांचेस कहते हैं। डोमेस्टिक ब्रांचेस के अंदर भी दो तरह की ब्रांचेस देखने में आती हैं। एक तो हम कहते हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस, डिपेंडेंट ब्रांचेस। एक तो होती हैं आपकी डिपेंडेंट ब्रांचेस। क्या होती हैं? डिपेंडेंट ब्रांचेस। और दूसरी जो है उनको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस, इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। तो आपको यह पता लग गया कि जो डोमेस्टिक ब्रांचेस होती हैं उसकी भी दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, डिपेंडेंट ब्रांचेस और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। अब जाहिर है कि हमें यह मालूम होना चाहिए कि डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं। हालांकि आपके लेवल पे जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं बहुत रेयरली इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में से आते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस में से बहुत ही रेयरली कोई क्वेश्चन आता है। अदरवाइज डिपेंडेंट ब्रांचेस में से ही आपके लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। पर इसका यह मतलब नहीं है हमने पढ़ना दोनों तरह की ब्रांचेस को है, लेकिन पहले अब हम डिपेंडेंट ब्रांचेस को अपने एरिया ऑफ फोकस में लेंगे। अब जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती है, पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि डिपेंडेंट, जो कि नाम से ही पता लग रहा है कि ये वो ब्रांचेस हैं जो डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं हेड ऑफिस के ऊपर। डिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब तुम्हें यह तो पता लग गया कि डिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस हैं जो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करती हैं। ये हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये आपको पता लग गया। सारी चीजें मैं बाद में लिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले आप समझने की कोशिश करो। डिपेंडेंट ब्रांचेस आर दोज ब्रांचेस विच आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन हेड ऑफिस। मैंने कहा डिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो हेड ऑफिस के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करती हैं। हेड ऑफिस के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करती हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन हेड ऑफिस। कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन हेड ऑफिस का क्या मतलब है? मैंने कहा ये ब्रांचेस कंप्लीटली हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो इसका भी क्या मतलब निकला? इसका ये मतलब निकला कि इन ब्रांचेस को, अगर ये डिपेंडेंट ब्रांच है, ये डिपेंडेंट ब्रांच है, पहले तो इसका मतलब है कि ये हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड कर रही है। और हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड करने का क्या मतलब है कि इन ब्रांच को जितने भी गुड्स होंगे वो हेड ऑफिस सप्लाई करेगा, ब्रांच अपनी तरफ से कोई गुड्स नहीं खरीदेगी। पहले तो आपको ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इसी तरीके से यानी कि तुमने देखा इसमें ब्रांच निर्भर कर रही है हेड ऑफिस के ऊपर। जो भी इनको गुड्स की सप्लाई चाहिए वो उन्हें हेड ऑफिस से मंगानी पड़ेगी। ब्रांच मार्केट से या लोकल मार्केट से गुड्स नहीं खरीद सकती है। इसी तरह से ब्रांच के जो तमाम एक्सपेंसेस होंगे, चाहे ब्रांच की सैलरी का खर्चा हो, ब्रांच की वेजेस का, इंश्योरेंस का खर्चा हो, तो उन खर्चों के लिए जो कैश भेजा जाएगा वो हेड ऑफिस के द्वारा भेजा जाएगा। ब्रांच अपनी तरफ से कोई खर्चा पे नहीं करेगी।
ब्रांच को जितने भी गुड्स चाहिए वो हेड ऑफिस से मंगाएगी, ब्रांच के जितने भी खर्चे होंगे उनको निपटने के लिए कैश हेड ऑफिस भेजेगा, ब्रांच अपनी तरफ से कोई भी खर्चा नहीं करेगी। इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हो गया कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, जितनी भी हिदायतें होंगी, जितनी भी पॉलिसी डिसीजंस होंगे वो हेड ऑफिस के होंगे। ब्रांच अपनी तरफ से किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं ले सकती। तो फिर से ब्रांच मैनेजर का काम क्या है? ब्रांच का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि हेड ऑफिस उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी गाइडलाइंस, करेक्ट, जो भी पॉलिसीज दे रहा है उनको अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करे, ज्यादा से ज्यादा सेल करे, ज्यादा से ज्यादा कैश कलेक्ट करे और हेड ऑफिस को भेजे। ब्रांच का बेसिकली काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा सेल करे, करेक्ट, ज्यादा से ज्यादा कैश कलेक्ट करे और कलेक्ट करने के बाद हेड ऑफिस को भेजे। ये ब्रांच का मेन काम है। यानी कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर अब तुम कह सकते हो कि डिपेंडेंट ब्रांचेस आर दोज ब्रांचेस विच आर कंप्लीटली डिपेंड अपॉन हेड ऑफिस, नंबर वन। Number two, all the major policy decisions shall be taken by the head office. All the instructions will be sent to head office, sent to branch by the head office. Importantly, all the goods which are required by the branch will be sent by the head office, and all the major expenses of the branch will be met by head office. And branch manager is simply expected to do as much as sales, collect the cash, एंड ऑफ कोर्स सेंड इट बैक टू द हेड ऑफिस। ये ब्रांच मैनेजर का मेन काम होता है। पहले तो डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए। अभी आपने लिखना किसी ने नहीं है, मैंने कहा अभी आप पहले यहाँ पर ध्यान देते रहो। सारी चीजें मैं खुद बहुत फेयरली लिखूंगा, थोड़ा सा पेशेंस से हमें काम लेना है और यहाँ पर ध्यान दें। अब आपको ये पता लग गया कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर जितने भी गुड्स होते हैं ब्रांच को वो हेड ऑफिस भेजता है, ब्रांच के जितने भी खर्चे होते हैं उसके लिए कैश हेड ऑफिस भेजता है, सारी इंस्ट्रक्शन पॉलिसी हेड ऑफिस की होंगी। ब्रांच मैनेजर का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस गाइडेंस उसको मिल रही हैं उनको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करे, उनका पालन करे और ज्यादा से ज्यादा सेल करे, ज्यादा से ज्यादा कैश कलेक्ट करे और हेड ऑफिस को भेजे। ये बेसिकली ब्रांच मैनेजर का मेन काम है, करेक्ट। अब जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं, याद रखें अभी हम डिपेंडेंट ब्रांचेस को एनालाइज कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की बात अभी नहीं करी, डिपेंडेंट ब्रांचेस। अब जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं ये तो तुम्हें पता लग गया कि इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अब जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती हैं उसके अंदर कुछ अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम, डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर कुछ अकाउंटिंग सिस्टम्स होते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम्स, डिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंट्स ने, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज ने कुछ अकाउंटिंग सिस्टम फ्रेम करे हुए हैं। ये जो अकाउंटिंग सिस्टम है इनको भी हम तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं ये तो हमने देखा। अब डिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग करने के लिए तीन अकाउंटिंग सिस्टम सामने देखने में आते हैं। एक तो हम कहते हैं डेटर सिस्टम। क्या कहते हैं? डेटर सिस्टम। डेटर सिस्टम। दूसरा सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। और एक तीसरा सिस्टम होता है उसको हम बोलेंगे होलसेल ब्रांच सिस्टम। होलसेल ब्रांच सिस्टम। होलसेल ब्रांच सिस्टम को फाइनल अकाउंट सिस्टम भी कहा जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो कह देते हैं चार अकाउंटिंग सिस्टम है, वो भी गलत नहीं है। डेटा सिस्टम, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, होलसेल ब्रांच सिस्टम एंड फाइनल अकाउंट सिस्टम है। तो ये, लेकिन हम ये फाइनल अकाउंट, जो फाइनल अकाउंट सिस्टम है वो होलसेल ब्रांच के साथ ही करते हैं। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि जहां तक अकाउंटिंग सिस्टम का सवाल है, तीन तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर देखने में सामने आते हैं, करेक्ट। अब ये तीन अकाउंटिंग सिस्टम है, तीन मेजर अकाउंटिंग सिस्टम, डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम एंड होलसेल ब्रांच सिस्टम। अब पहला क्वेश्चन एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट आपके दिमाग में यह आ सकता है कि हमें तीन अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ गई? क्यों नहीं एक ही अकाउंटिंग सिस्टम बना दिया जाता, आपका भी काम आसान हो जाता और मेरा भी काम आसान हो जाता। तो बड़ी सिंपल सी चीज है। होता क्या है, डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर कुछ बड़े लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होंगे, जाहिर है, कुछ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, कुछ स्मॉल लेवल के होंगे और कुछ मीडियम लेवल के भी होंगे। कुछ बिग, कुछ मीडियम, कुछ स्मॉल।
जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो आपको मालूम ही है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई मध्यम हो सकता है, कोई उससे नीचे का ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। अब थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो कि आप रेलवे से ट्रेवल कर रहे हो या आप फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हो। आप किसी भी चीज से ट्रेवल कर रहे हो, आपने एक चीज नोट करी होगी कि उसमें कुछ डिफरेंट क्लासेस होती हैं। फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हो तो उसमें प्रीमियम क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास वगैरह और ऑर्डिनरी क्लास वगैरह देखने में आती है। इसी तरह से अगर हम रेलवे से ट्रेवल कर रहे हैं, अगर मुझे ट्रेन से जर्नी करनी है तो मेरे पास एक तो ऑप्शन ये है कि मैं एसी क्लास में जर्नी करूं, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं स्लीपर क्लास में जर्नी करूं, और तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं जनरल क्लास में जर्नी करूं। अगर मेरे पास अच्छा खासा पैसा है तो जाहिर है मेरी कोशिश ये होगी कि मैं एसी क्लास में सफर करूं। अब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है तो मैं सोचूंगा चलो ठीक है, मैं स्लीपर क्लास में जर्नी कर लूंगा। और अगर मेरे पास बिल्कुल ही पैसा नहीं है तो, और लेकिन सफर तो करना ही है, तो मैं जनरल क्लास में सफर करूंगा। अब ये रेलवे ने 3 अकाउंटिंग सिस्टम क्यों बनाए हैं, या किसी देश की गवर्नमेंट इस तरह के सिस्टम्स क्यों लाती है, मुझे ये आपसे पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपका आंसर बड़ा स्ट्रेट होगा कि सर ये 3 अकाउंटिंग सिस्टम इसलिए बनाए गए हैं ताकि हर व्यक्ति अपने अपने बजट के हिसाब से सफर कर सके। राइट, क्योंकि अगर हम एक ही सिस्टम या एक ही फेयर तय कर देते, अगर हम एक ही फेयर तय कर देते तो हो सकता है कि जिनके पास पैसा है उसको अफोर्ड करने का वो तो ट्रेवल कर सकते थे, और जिनके पास पैसा नहीं है वो ट्रेवल नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमें 3 क्लास बनानी पड़ती है ताकि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, वो इलीट वर्ग का हो, वो मीडियम क्लास का हो या लोअर क्लास का हो, अपने अपने बजट के हिसाब से, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सफर कर सके। यही लॉजिक, यानी कि तुमने देखा रेलवे एक ही सिस्टम फेयर्स का, किराए का नहीं ला सकती है। यही वजह है कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन का स्केल अलग अलग होता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई मीडियम लेवल का हो सकता है, कोई स्मॉल लेवल का हो सकता है, कोई माइक्रो लेवल का हो सकता है। तो ये ठीक नहीं होगा अगर हम एक ही अकाउंटिंग सिस्टम बना दें। सपोज अकाउंटिंग सिस्टम, अगर मान लो हम एक ही अकाउंटिंग सिस्टम बना देते, हम कहते हैं कि सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम से अपनी अकाउंटिंग करनी है। सपोज हम एक ही सिस्टम बना देते। आपने ये वर्ड डबल एंट्री सिस्टम कितने बार सुना है, 11 से आप पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन बहुत से बच्चों को कुछ बातें मालूम नहीं होती। और उसमें एक मेन बात यह है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर डबल एंट्री, कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करना चाहता है तो डबल एंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, बहुत टाइम भी इसमें लगता है और बहुत पैसा भी इसमें जाया होता है। तो ये चीजें भूलनी नहीं है, यानी कि कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम को हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए अडॉप्ट करना जरूर पॉसिबल नहीं होता। इज इट क्लियर टू यू? इसीलिए 3 अकाउंटिंग सिस्टम बनाए गए हैं, और ये 3 अकाउंटिंग सिस्टम इसीलिए बनाए गए हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन 3 सिस्टम में से जिस किसी सिस्टम को अफोर्ड कर सकता है उसके हिसाब से अपनी अकाउंटिंग करे। तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर 3 अकाउंटिंग सिस्टम देखने में आते हैं, और इन 3 अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर मैंने कहा डेटा सिस्टम, स्टॉक एंड डेटा सिस्टम और होलसेल ब्रांच सिस्टम है। कई बार जब आप अपना प्रोफेशनल लेवल का कोर्स पूरा करके बाद में इंटरव्यू वगैरह कंपनीज में देने जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। उससे में आपको लगता है यार ब्रांच में तो हमने इतने सारे क्वेश्चंस करे, सब कुछ करे, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। तो 3 अकाउंटिंग सिस्टम बनाने के पीछे मकसद ये है कि हर तरीके का ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने बजट के हिसाब से अपनी अपनी अकाउंटिंग कर सके, क्योंकि मकसद तो एक ही है कि अल्टीमेटली हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट हासिल करना है, कितना हमने नफा नुकसान कमाया हमें ये कंप्यूट करना है। तो डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर अब आपको पता लग गया कि 3 अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर, करेक्ट। अब जाहिर है कि जब हमें पता लग गया है तो इनकी चर्चा भी करना जरूरी है। तो पहले अब हम डेटा सिस्टम की चर्चा करेंगे, उसके बाद स्टॉक एंड डेटा सिस्टम की आने वाली क्लासेस में होंगी, क्योंकि डेटा सिस्टम की चर्चा करने के साथ साथ हमें इसमें काफी क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। फिर स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, फिर हम होलसेल ब्रांच सिस्टम करेंगे। जब हम ये तीनों सिस्टम्स कर लेंगे तो हमारा डिपेंडेंट ब्रांचेस का पार्ट खत्म होगा, उसके बाद फिर हम इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की बात करेंगे।
तो अब हम पहले जरा समझने की कोशिश करते हैं कि डेटर सिस्टम बेसिकली है क्या। डेटर सिस्टम, डेटर सिस्टम जो है, डेटर सिस्टम अभी किसी ने लिखना नहीं है। मैंने कहा मैं सारी चीजें खुद ही लिखता हूं। जिन जो लोग हमसे क्लासेस पहले ले चुके हैं उनको मालूम है कि हम बहुत ज्यादा लिखाएंगे, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं लिखना है। डेटर सिस्टम, सबसे पहले तो आप मेरे को जल्दी से ये बताओ कि डेटर सिस्टम क्या डिपेंडेंट ब्रांचेस का पार्ट है या इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का पार्ट है। बिकॉज अभी तक हमने इंडिपेंडेंट तो पढ़ा ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि डेटा सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस। ये डिपेंडेंट ब्रांचेस का एक पहलू है, ये कहा जा सकता है। करेक्ट, ये कहा जा सकता है क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांचेस के अंदर 3 अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। उसमें डेटर अकाउंटिंग सिस्टम या डेटर्स मेथड भी होता है, जिसको हम डेटर सिस्टम कहते हैं। अब डेटर सिस्टम जो होता है, बीइंग ए प्रोफेशनल स्टूडेंट आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो डेटर सिस्टम होता है कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट करते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा होता है, स्केल ऑफ ऑपरेशन इज स्मॉल, स्केल ऑफ ऑपरेशन इज स्मॉल। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन यानी कि छोटे लेवल के ऑर्गेनाइजेशन इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। ये दूसरा फीचर इसका मालूम होना चाहिए। हम बाद में ये भी देखेंगे कि जो डेटर सिस्टम है ये कंप्लीट डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। इट इज नॉट अ कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम, इट इज नॉट अ कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। अभी लिखना किसी ने नहीं है, इट इज नॉट ए कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम। ये कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं, पहले तो ये भी मालूम होना चाहिए। पहले तो मैंने कहा कि ये सिस्टम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत छोटा होता है, जो छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में है और उसके एक ब्रांच पास में ही, दिल्ली के पास लेटर से मेरठ है, हापुड़ है, आसपास एक ही ब्रांच है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि ये बड़े लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका स्केल ऑफ ऑपरेशन जो है वो छोटा है। उसके अलावा इस सिस्टम में हम देखेंगे कि डेटर सिस्टम के अंतर्गत जो अकाउंटिंग करी जाएगी, ये तुम्हें इंपॉर्टेंट ज्यादा मालूम होना चाहिए। डेटर सिस्टम के अंदर जो अकाउंटिंग करी जाती है वो सारी की सारी अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में करी जाती है। अकाउंटिंग विल बी डन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। ब्रांच अपनी तरफ से किसी तरीके की कोई अकाउंटिंग नहीं करेगी। पहले तो ये बात बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने क्या कहा कि डेटा सिस्टम में एंटायर अकाउंटिंग विल बी डन इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में ही अकाउंटिंग होगी, ब्रांच अपनी तरफ से किसी तरह की अकाउंटिंग नहीं करेगी। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि ब्रांच की जो अकाउंटिंग होगी वो हेड ऑफिस की बुक्स में होगी, नंबर 1। अब ब्रांच की अकाउंटिंग करने के लिए हेड ऑफिस क्या करता है? कई बार ये क्वेश्चन भी जब आप लेटर ऑन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में शिफ्ट होंगे तब आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। अंडर डेटा सिस्टम एंटायर अकाउंटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रांच विल बी डन बाय हेड ऑफिस। लेकिन हेड ऑफिस जब ब्रांच की अकाउंटिंग करेगा तो उसके लिए हेड ऑफिस क्या क्या करता है? एक तो हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच अकाउंट ओपन करता है। ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस विल ओपन अ ब्रांच अकाउंट, नंबर 1। ब्रांच की अकाउंटिंग करने के लिए हेड ऑफिस एक तो ब्रांच अकाउंट ओपन करेगा और हेड ऑफिस एक सेल्स लेजर मेंटेन करता है। सेल्स लेजर, ब्रांच ऑफिस की अकाउंटिंग करने के लिए हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एक तो ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करेगा और एक सेल्स लेजर प्रिपेयर करता है। बहुत से बच्चों को सेल्स लेजर का मीनिंग मालूम नहीं होता, यहां पर फिर प्रॉब्लम आ जाती है। बेटा सेल्स लेजर का मतलब होता है अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स। पहले तो यह मालूम होना चाहिए व्हाट वी मीन बाय सेल्स लेजर। सेल्स लेजर का मतलब होता है अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स। और अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स में, पूरे अकाउंट्स में कस्टमर जो वर्ड है वो डेटर्स के लिए स्टैंड करता है। पहले तो यह भी मालूम होना चाहिए। पूरे अकाउंट्स में जो हम यूज करते हैं वर्ड कस्टमर, कस्टमर का मतलब अकाउंट्स में डेटर से होता है, ग्राहक से नहीं होता, डेटर से होता है। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड एक सेल्स लेजर मेंटेन करता है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ब्रांच के जितने भी क्रेडिट कस्टमर हैं, भाई सामान तो ब्रांच ने बेचना है ना, ब्रांच ने जो भी सामान क्रेडिट में बेचा होगा डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को, उनके अकाउंट्स को सेल्स लेजर में मेंटेन करा जाता है। यही वजह है
कि कई बार हम लोग या मॉड्यूल्स या डिफरेंट बुक्स डायरेक्टली ये कह देती हैं कि डेटर सिस्टम में हेड ऑफिस ब्रांच से रिलेटेड एक ब्रांच अकाउंट बनाता है और डेटर्स अकाउंट बनाता है। लॉजिकली वो गलत नहीं है, लेकिन जो मोर करेक्ट है वो ये कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड एक तो ब्रांच अकाउंट मेंटेन करता है, प्रिपेयर करता है, और एक सेल्स लेजर मेंटेन करता है। सेल्स लेजर का मतलब है अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर, और अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर का मतलब है जितने भी डेटर्स हैं उनका अकाउंट। इसीलिए हम लोग कई बार कैजुअली कह देते हैं कि हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड एक तो ब्रांच अकाउंट बनाएगा और दूसरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएगा। ब्रांच के जितने भी डेटर्स हैं यानी कि क्रेडिट कस्टमर्स हैं उनका अकाउंट बनाएगा। अब तुमने देखा कि इस सिस्टम के तहत हेड ऑफिस ब्रांच से संबंधित सिर्फ दो चीजें बना रहा है जहां तक अकाउंटिंग का सवाल है। अकाउंटिंग सारी हेड ऑफिस की बुक्स में हो रही है, ब्रांच अपनी तरफ से कोई अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, और हेड ऑफिस ब्रांच के संबंध में सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें कर रहा है। एक तो ब्रांच अकाउंट बना रहा है और दूसरा डेटर्स अकाउंट बना रहा है। अगर ब्रांच से रिलेटेड हेड ऑफिस अपनी बुक्स में सिर्फ ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है और सिर्फ डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसके अलावा हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड कोई और अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहा है। इसीलिए यह कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम कोई अलग से एसेट अकाउंट नहीं बना रहे, अलग से हम कोई कैश अकाउंट नहीं बना रहे, कोई हम अलग से नॉमिनल अकाउंट, सेल्स परचेज अकाउंट नहीं बना रहे, तो सिर्फ और सिर्फ हम ये दो चीजें बना रहे हैं। हम का मतलब हेड ऑफिस से। तो अब आपको डेटा सिस्टम के पहलू समझ में आने चाहिए कि जो डेटा सिस्टम में पहले तो डिपेंडेंट ब्रांचेस का एक पहलू है, एक पार्ट है, या एक अकाउंटिंग सिस्टम है। इस तरह के अकाउंटिंग सिस्टम को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत छोटा होता है, बहुत बड़े लेवल का नहीं होता। यह सिस्टम कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, और इस सिस्टम के तहत अकाउंटिंग जो है वो हेड ऑफिस के बुक्स में होगी, और हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच से रिलेटेड केवल दो मेन चीजें करता है। एक तो ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करता है और दूसरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाता है। लेकिन ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाने का इनडायरेक्ट मतलब है कि हम सेल्स लेजर मेंटेन कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स। इसीलिए इस सिस्टम का नाम भी डेटर सिस्टम है, क्योंकि इसमें हेड ऑफिस अपने बुक्स में, जैसा मैंने कहा, एक तो ब्रांच अकाउंट बना रहा है और डेटर सिस्टम। एक तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, और दूसरी ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि ये कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम क्यों नहीं है। अगर ये दो बातें आप रिटेन कर सकते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें समझ में आएंगी जो कई लोगों को बहुत एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी अभी तक समझ में नहीं आई। ऐसी ऐसी चीजों भी आपको समझने में आसानी होगी। तो अब हम जरा देखते हैं कि डेटर सिस्टम के तहत अकाउंटिंग कैसे करी जाती है। हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंटिंग डेटर सिस्टम में कैसे करी जाएगी। तो अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स, जहां तक डेटर सिस्टम का सवाल है, तो अकाउंटिंग कैसे करी जाती है डेटर सिस्टम से। अकाउंटिंग अंडर डेटर सिस्टम, अंडर डेटर सिस्टम हेड ऑफिस की बुक्स में अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी। अकाउंटिंग अंडर डेटर सिस्टम, अकाउंटिंग अंडर डेटर सिस्टम, प्लीज पे अटेंशन हियर, प्लीज पे अटेंशन हियर। अकाउंटिंग अंडर डेटर सिस्टम, डेटर सिस्टम के तहत अकाउंटिंग कैसे करी जाएगी। अब हमने जरा इस बात को समझना है। अब मैं बार बार चीज को नहीं दोहराऊंगा, मैं बता चुका हूं। डेटा सिस्टम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं जिनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत छोटा होता है। इसमें अकाउंटिंग हेड ऑफिस की बुक्स में होगी। हेड ऑफिस ब्रांच के संबंध में से ब्रांच अकाउंट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएगा, और उसके अलावा कोई अकाउंट नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है। अब इस अकाउंटिंग को समझने के लिए आप यहां देखो। मान लेते हैं कि ये हेड ऑफिस है और उसकी कोई ब्रांच है। मान लेते हैं कि हेड ऑफिस सिटी एक्स में है और ब्रांच जो है सिटी डब्ल्यू में है। करेक्ट, ये सिटीज के नाम है। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में हम मान लेते हैं कि करंट ईयर 2022 और 23 में कुछ ट्रांजैक्शंस हुई। हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस हुई। वो क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई, लेट अस सी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि अकाउंटिंग ईयर की शुरुआत जो है 1/4/2022 से हो रही है और अंत 31/3/2023 को हो रहा है। करेक्ट। अब हम मान लेते हैं कि हेड ऑफिस ने इस साल क्या करा
इस तारीख को, लेट अस से इन द मंथ ऑफ मई में ब्रांच को कुछ गुड्स भेजे, गुड्स सेंड टू ब्रांच, मैंने जरा भी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, बाद में मैं लॉन्ग फॉर्म्स यूज करूंगा, डोंट वरी अबाउट। GSTB का मतलब है गुड्स सेंड टू ब्रांच। मान लेते हैं कि हमने 10 लाख रुपए के गुड्स ब्रांच को भेजे। कितने रुपए के गुड्स भेजे? 10 लाख रुपए के गुड्स भेजे। उसके बाद मान लेते हैं कि हेड ऑफिस ने जून से लेकर के दिसंबर के बीच में, जून से लेकर दिसंबर के बीच में ब्रांच को कुछ कैश भेजा। किस चीज के लिए? ब्रांच के खर्चों के लिए कुछ कैश भेजा, मान लेते हैं 2 लाख रुपए का। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कुछ कैश भेजा 2 लाख रुपए का। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? यस सर। उसके बाद अब हम मान लेते हैं कि बाय द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अब इस साल के एंड तक ब्रांच ने क्या करा? कैश सेल्स करी। ब्रांच ने कैश सेल्स करी 7 लाख रुपए की कैश सेल्स करी। 7 लाख रुपीस के गुड्स, कुछ गुड्स उन्होंने कैश में बेचे 7 लाख में, और कुछ गुड्स उन्होंने क्रेडिट में बेचे, क्रेडिट सेल्स। मान लेते हैं कि उन्होंने 4 लाख रुपए के गुड्स क्रेडिट में बेचे। इज इट क्लियर टू यू? मैंने कहा अकाउंट बाय द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर का मतलब है, अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे थे, गुड्स रिसीव करने के बाद ब्रांच उनकी सेल करेगी। अब ब्रांच ने जो भी गुड्स रिसीव करे उसमें से कुछ गुड्स उन्होंने बेचे कैश में, और जो गुड्स उन्होंने कैश में बेचे वो 7 लाख रुपीस में, और जो गुड्स उन्होंने क्रेडिट में बेचे वो 4 लाख में बेचे। टोटल सेल्स 11 लाख की है, नो डाउट अबाउट दैट। अब हम ये भी मान लेते हैं कि जो उन्होंने क्रेडिट में गुड्स बेचे थे, ब्रांच ने जो क्रेडिट में गुड्स बेचे थे, करेक्ट। चलो मैं अभी इस पॉइंट को आगे बताता हूं, इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं। 31/3/2023 को ब्रांच के पास कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस बच गए। क्लोजिंग बैलेंसेस, अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31/3/2023 को। 31/3/2023 को ब्रांच के पास कुछ बैलेंसेस बचा हुआ है। एक तो बचा हुआ है स्टॉक का बैलेंस। पहले तो स्टॉक का क्या मतलब है? स्टॉक का मतलब होता है गुड्स। अब हेड ऑफिस ने ब्रांच को जो गुड्स बेचे, ये जरूरी तो नहीं है कि अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने तक सारे गुड्स बिक जाएंगे, कुछ स्टॉक बच सकता है। मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए 2 लाख रुपए का स्टॉक ब्रांच के पास बच गया। उसके बाद डेटर्स, अब जो मैं यहां पर पॉइंट में बता रहा था, जाहिर है कि ब्रांच को जब हम गुड्स भेजते हैं तो उसके बाद ब्रांच इनको बेचेगी। कुछ गुड्स वो क्रेडिट में बेचेगी, कुछ कैश में बेचेगी। अब जो गुड्स हमने क्रेडिट में बेचे तो जरूरी तो नहीं कि सारे के सारे डेटर्स हमें पैसा इसी साल के एंड तक दे दें। कुछ डेटर्स हमें पैसा इस साल में दे देंगे, कुछ इस साल के अंत तक नहीं देंगे और आने वाले साल में देंगे। तो जिन डेटर से अभी हमने पैसा लेना है, यानी कि बाय द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, करंट अकाउंटिंग ईयर के अंत तक, ऐसे डेटर्स जिन्होंने हमारा पैसा देना है उनको हम क्लोजिंग डेटर्स बोलेंगे। तो ऐसे क्रेडिट कस्टमर, मान लेते हैं कि 3 लाख वर्थ रुपीस के क्रेडिट कस्टमर हैं जिन्होंने अभी हमें पैसा देना है। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस क्या लिखा है मैंने? 31/3/2023 को ब्रांच के पास एक तो स्टॉक का बैलेंस बचा हुआ है और कुछ डेटर्स का बैलेंस बचा है। डेटर्स का मतलब ऐसे क्रेडिट कस्टमर जिनसे अभी हमने पैसा लेना है। ये तो है क्लोजिंग बैलेंस। जिस तरीके से करंट ईयर में ये क्लोजिंग बैलेंस है और जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो ये ओपनिंग बैलेंस के रूप में सामने आएंगे। इसी तरीके से हम मान लेते हैं जो ईयर की बिगनिंग है 1/4/2022, ब्रांच के पास कुछ ओपनिंग बैलेंसेस पड़े हुए हैं। ये करंट ईयर है, करंट ईयर का ओपनिंग डेट है। करंट ईयर की ओपनिंग डेट को ब्रांच के पास पहले से ही कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है। मान लेते हैं 3 लाख रुपए का स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है। ये ओपनिंग स्टॉक का क्या मतलब हो गया? ये पिछले साल का ब्रांच के पास बचा हुआ स्टॉक होगा जो करंट ईयर में आगे आ रहा है। इसी तरीके से कुछ ओपनिंग डेटर्स है। ओपनिंग डेटर्स, ब्रांच के पास ओपनिंग डेटर्स मान लेते हैं 4 लाख रुपए के। कितने के? 4 लाख रुपए के ओपनिंग डेटर्स हैं। इसका मतलब पिछला साल जब खत्म हुआ होगा तो पिछले साल के अंत में क्लोजिंग डेटर्स 4 लाख के रहे होंगे।
तो ये जो करंट इंफॉर्मेशन है 1/4/2022 से लेके 31/3/2023, अब आपके सामने क्या क्या इंफॉर्मेशन है? ओपनिंग बैलेंस विद द ब्रांच 3 लाख, डेट इज स्टॉक 3 लाख, डेटर्स 4 लाख। और इस साल हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे 10 लाख के। एक तो इंफॉर्मेशन ये है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये है, तीसरी इंफॉर्मेशन कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा खर्चों के लिए। चौथी इंफॉर्मेशन ये है कि ब्रांच ने जो सेल करी है, एक तो कैश सेल्स करी है 7 लाख की और क्रेडिट सेल्स करी है 4 लाख की। और फिफ्थ इंफॉर्मेशन ये है कि क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का इतना है और डेटर्स का इतना है। अब मान लेते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को देख करके मुझे डेटर सिस्टम के तहत यहां पर अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं, तो मैं कैसे करूंगा? करेक्ट, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि डेटर सिस्टम में हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच की अकाउंटिंग कैसे करता है। तो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे, इन द बुक्स ऑफ, तुमने अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी ये सिर्फ रफ वर्क चल रहा है। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, अब इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में आप सबसे पहले तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या बताया था मैंने, डेटर सिस्टम के अंदर हेड ऑफिस अपनी बुक्स में कौन कौन से अकाउंट ओपन करेगा? सर एक तो ब्रांच अकाउंट ओपन करेगा। गुड, तो एक तो हमने बनाया ब्रांच अकाउंट, ये मैंने एक ब्रांच अकाउंट बना दिया। हेड ऑफिस ने अपनी बुक्स में एक तो ब्रांच अकाउंट बनाया। उसके बाद मैंने क्या बताया था, हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एक ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएगा। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, डेटर्स का क्या मतलब होता है? ब्रांच के जो क्रेडिट कस्टमर्स हैं उनका अकाउंट हम बना रहे हैं, लेकिन हम इकट्ठे बना रहे हैं, इसीलिए हम डेटर्स वर्ड यूज करते हैं। बहुत ये छोटी छोटी कई बार चीजें ऐसी होती हैं। ये कुछ शीट्स यहाँ पर ज्यादा लग रही हैं, करेक्ट, ये शीट्स में थोड़ी ऐसे रख लेता हूं। हाँ, अब सबसे पहले जब मैं ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा, ध्यान से सुनिए, ब्रांच अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। ब्रांच के पास जो भी ओपनिंग बैलेंसेस होंगे उनको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, करेक्ट। ब्रांच के पास जो भी क्लोजिंग बैलेंस बच जाएंगे उनको हम इस तरफ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग बैलेंसेस। बहुत सिंपल सी अकाउंटिंग है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंसेस ब्रॉट डाउन। उसके बाद हेड ऑफिस ब्रांच को जो भी गुड्स भेजेगा, जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा तो हम लिखेंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में एक एंट्री पास करेगा ब्रांच के संबंध में। क्या एंट्री पास करेगा? जस्ट मैं एक रफ शीट से आपको बता रहा हूं। जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है तो जाहिर है कि एंट्री होगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, करेक्ट। ब्रांच गुड्स रिसीव करेगी, डेबिट द रिसीवर, क्योंकि ब्रांच जो है बेसिकली पर्सनल अकाउंट है और गुड्स सेंड टू ब्रांच रियल अकाउंट है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। हालांकि तुमने इतना डीपली सोचने की जरूरत ही नहीं है, तुम सिंपल इस तरीके से सोचो कि जब भी हेड ऑफिस कोई चीज ब्रांच को भेजेगा हमने ब्रांच को डेबिट करना है। जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को कोई चीज भेजेगा तो हमने उसको ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना है, और वैसे हमारी एंट्री हो रही है ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। इसी तरीके से हेड ऑफिस जब ब्रांच को कैश भेजेगा ब्रांच के खर्चों के लिए, बिकॉज हेड ऑफिस भेज रहा है, और अभी अभी मैंने कहा जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को कुछ भेजेगा तो हम उसको ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को क्या भेजा? कैश भेजा। किस लिए भेजा? खर्चों के लिए भेजा, ये हम डेबिट में लिखेंगे। जनरली ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में ये दो चीजें आएंगी, गुड्स सेंड टू ब्रांच और कैश। मैं ये नहीं कह रहा, अभी ये सिर्फ मैं तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डेटा सिस्टम में हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच का अकाउंट किस तरीके से बनाए, करेक्ट। उसके बाद हम एक वर्ड यूज करेंगे रेमिटेंसेस। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे रेमिटेंसेस। अब ये रेमिटेंसेस का क्या मतलब होता है, बहुत से बच्चों को अब ये बताना जरूरी होगा। पहले तो आप समझे रेमिटेंसेस के दो हिस्से होंगे, एक तो होगा कैश सेल्स, क्या होगा? कैश सेल्स, और एक होगा कैश फ्रॉम डेटर्स, कैश फ्रॉम डेटर्स, कैश फ्रॉम डेटर्स। एक तो होगा कैश सेल्स और एक होगा कैश फ्रॉम डेटर्स। रेमिटेंसेस का बेसिकली मतलब क्या है? तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें डेटर सिस्टम के बारे में बताया तो उस वक्त मैंने तुम्हें इनफैक्ट जब मैंने तुम्हें डिपेंडेंट ब्रांचेस के बारे में बताया तो मैंने डिपेंडेंट ब्रांचेस में कहा था
कि जितने भी गुड्स होंगे हेड ऑफिस को ब्रांच को हेड ऑफिस भेजेगा, ब्रांच के संबंध में जितने भी खर्चे होंगे हेड ऑफिस करेगा। ब्रांच का काम सिर्फ और सिर्फ इतना है, ज्यादा से ज्यादा सेल करे, ज्यादा से ज्यादा कैश कलेक्ट करे और हेड ऑफिस को भेजे। तो ये जो वर्ड है रेमिटेंसेस, इसका पहले तो मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ब्रांच ने टोटल कैश सेल से और डेटर से कितना कलेक्ट करा और हेड ऑफिस को भेजा। हाउ मच कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच थ्रू कैश सेल्स एंड फ्रॉम डेटर्स एंड सेंड टू द हेड ऑफिस। ब्रांच ने कैश सेल से कितना कैश कलेक्ट करा, डेटर से कितना कैश कलेक्ट करा और हेड ऑफिस को भेजा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो उसको हम कहते हैं रेमिटेंसेस। बात समझ में आ गई? यानी कि रेमिटेंसेस के अंदर हम कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं कैश सेल्स और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो जनरली ब्रांच अकाउंट के अंदर ये चीजें आएंगी, नंबर 1। नंबर 2, उसके अलावा हमने डेटर्स अकाउंट भी बनाना होता है। अब डेटर्स अकाउंट, डेटर्स क्या है, एसेट है या लायबिलिटी है? सर एसेट है। किसी भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड से स्टार्ट होता है, तो एक तो ओपनिंग बैलेंस डेटर्स अकाउंट का तुम लिखोगे। अभी अभी तुमने बताया कि डेटर्स एसेट होता है। कोई भी चीज एसेट को बढ़ाती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, कोई भी चीज एसेट को घटाती है तो हम क्रेडिट करते हैं। यही वजह है कि जो क्रेडिट सेल्स हैं, जब ब्रांच क्रेडिट में सामान बेचेगी तो ब्रांच के डेटर्स बढ़ जाएंगे, इसलिए क्रेडिट सेल्स हम डेबिट में लिखते हैं। बात समझ में आई? ब्रांच के डेटर्स को जो हमने सामान क्रेडिट में बेचा तो उससे ब्रांच के डेटर्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन ब्रांच डेटर से जब हमें कैश मिलेगा, कैश फ्रॉम डेटर्स, तो उससे डेटर्स कम हो जाएंगे। जब हमें डेटर से कैश मिलेगा तो डेटर्स कम होंगे, इसलिए वो हम डेटर्स की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और फिर डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हम यहां पर लिखते हैं, इज इट क्लियर टू यू? पहले तो ये बातें आपकी समझ में आनी चाहिए। अब यहां तक ठीक है। अब दूसरी चीज आपको क्या समझ में आनी चाहिए कि जब हम ये ब्रांच अकाउंट बनाते हैं तो हम क्रेडिट सेल्स ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखते हैं। आपने ये नोट करा कि मैंने क्रेडिट सेल्स को ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? बहुत से बच्चों को ये छोटी छोटी चीजें मालूम नहीं होती। ब्रांच अकाउंटिंग करते वक्त तुम्हें यह चीज मालूम होनी चाहिए कि 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हेड ऑफिस, दूसरी ब्रांच ऑफिस और तीसरी ब्रांच के कस्टमर, जिनको हम डेटर्स कह देते हैं। ब्रांच के कस्टमर, डेटर्स या कस्टमर जो भी लिखना है। जब हम ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं तो ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर ये 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। एक तो हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस और डेटर्स। एक सिंपल $1 ट्रिलियन रूल याद रख लो। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है, केवल वही ट्रांजैक्शन ब्रांच अकाउंट में आएगी। कोई भी ट्रांजैक्शन जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है, केवल वही ट्रांजैक्शन ब्रांच अकाउंट में आएगी। और कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो ब्रांच और ब्रांच डेटर्स के बीच में है, वो कभी भी ब्रांच अकाउंट में नहीं आ सकती। अगर कोई ट्रांजैक्शन ए और बी के बीच हो रही है तो वो सी में कैसे आ जाएगी? वो तो आ ही नहीं सकती। यही वजह है। अब जरा समझने की कोशिश करो। अकाउंट्स में या ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर जो क्रेडिट सेल्स होती हैं वो ब्रांच करता है, ब्रांच अपने डेटर्स या कस्टमर को करता है। इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन है ये ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच है। अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ हल्का सा ओवरव्यू बता रहा हूं, लेकिन जस्ट समझाने के एंगल से। कभी कभी ब्रांच अपने क्रेडिट कस्टमर को डिस्काउंट दे देती है। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आगे जब हम जाएंगे तो हमें नजर आ सकता है डिस्काउंट टू कस्टमर। तो ये डिस्काउंट भी जो ट्रांजैक्शन है वो मानी जाती है ब्रांच और ब्रांच कस्टमर के बीच में। इसी तरह से कभी अकाउंट्स में लिखा हो बैड डेट्स, सो दिस इज कंसीडर्ड एज ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड ब्रांच कस्टमर, क्योंकि ब्रांच ने अपने कस्टमर को क्रेडिट में सामान बेचा था। अगर कोई बैड डेट्स हो गए तो उसके लिए ब्रांच जिम्मेदार होगी। इज इट क्लियर टू यू? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमेशा क्रेडिट सेल्स के ऑपोजिट में आता है, ये सब लोगों को मालूम है। सेल्स रिटर्न
ये चार चीजों के बारे में आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि ये जो होती हैं ट्रांजैक्शन ब्रांच और ब्रांच डेटर्स के बीच में होती हैं, ये कभी भी ब्रांच अकाउंट में नहीं आएंगी। ये ट्रांजैक्शन हमेशा डेटर्स अकाउंट में आएंगे। इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन वैसे ही मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर मान लो इस क्वेश्चन में कोई सेल्स रिटर्न होता तो वो मैं डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखता। क्यों? मैंने जब डेटर्स को क्रेडिट में सामान बेचा तो डेटर्स बढ़ गए, डेटर्स को वो सामान पसंद नहीं आया तो उन्होंने गुड्स हमें वापस कर दिया। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है कि जो हमने सामान क्रेडिट में बेचा था वो सामान वापस कर दिया गया, इसलिए सेल्स रिटर्न डेटर्स अकाउंट में ही आएगा। डिस्काउंट हमेशा डेटर्स अकाउंट में ही आएगा, डिस्काउंट हमेशा यहीं पर आता है। इज इट क्लियर टू यू? इसी तरह कभी क्वेश्चन में बैड डेट्स अगर तुम्हें दिए हों तो वो भी डेटर्स अकाउंट में ही आएंगे। ये तुमने क्या क्या चीजें नोट करी? क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट और बैड डेट्स। मैंने क्या बताया कि ये चीजें सिर्फ डेटर्स अकाउंट में आएंगी और ब्रांच अकाउंट में क्यों नहीं आएंगी, एक ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। कई बच्चों की समझ में जब ये बात आ जाती है तो बच्चे कई बार अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स आपने यहां भी लिखा है और यहां भी लिखा है, ये भी जरा बता दो। ये तो आपने बता दिया कि क्रेडिट सेल्स, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट और बैड डेट्स ब्रांच अकाउंट में नहीं आएंगे, सिर्फ डेटर्स में ही आएंगे। ये तो बात समझ में आ गई क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स हम यहां भी लिख रहे हैं और यहां भी लिख रहे हैं। अब इसका भी आंसर मैं तुम्हें दे देता हूं। कैश रिसीव्ड, इसका मतलब डेटर से ब्रांच ने कैश रिसीव करा, कैश फ्रॉम डेटर्स ब्रांच ने रिसीव करा। और मैं तुम्हें बोल ही चुका हूं कि ब्रांच का काम क्या है, ज्यादा से ज्यादा सेल करे, ज्यादा से ज्यादा कैश कलेक्ट करे और हेड ऑफिस को भेजे। यानी कि डेटर से जो कैश रिसीव होता है वो ब्रांच रिसीव करती है और उसके बाद हेड ऑफिस को भेज देती है। यही वजह है कि इस केस में तीनों पार्टी इन्वॉल्व हो रही है, डेटर्स और ब्रांच भी और ब्रांच और हेड ऑफिस भी। इसलिए ये ट्रांजैक्शन ब्रांच में भी आती है, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, और उसके अलावा डेटर्स में भी आती है। पहले तो ये पॉइंट क्लियर हो जाए। अब जरा मैं थोड़ा सा तुम्हें समझाने के एंगल से जो मैंने ये ट्रांजैक्शंस लिखी थी जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि मैंने अभी लिखाया था ओपनिंग बैलेंस, ब्रांच के पास ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 3 लाख का ओपनिंग स्टॉक के रूप में। तो ओपनिंग बैलेंसेस मैंने कहा हम डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक 3 लाख मैंने यहां पर लिख दिया। उसके बाद ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स कितने का है? ओपनिंग डेटर्स जो है डेट इज इक्वल टू 4 लाख, तो ओपनिंग डेटर्स 4 लाख मैंने ये भी लिख दिया। अब तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना होगा, जैसे तुमने ओपनिंग डेटर्स यहां पर लिखा तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हम डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हैं डेटर सिस्टम के अंतर्गत, एक तो ब्रांच अकाउंट और ब्रांच डेटर्स अकाउंट। बिकॉज तुम डेटर्स अकाउंट भी बना रहे हो तो ओपनिंग बैलेंस डेटर्स अकाउंट में भी लिखना है, करेक्ट। उसके बाद मैंने बताया कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे और 10 लाख के भेजे। जब हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजेगा तो हम ब्रांच की डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। फिर मैंने तुम्हें लिखाया कि हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश भेजा 2 लाख का खर्चों के लिए, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमने यहां पर लिख दिया। अब मैंने कहा रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस के 2 पार्ट होते हैं, कैश सेल्स और कैश फ्रॉम डेटर्स। अब क्वेश्चन में जो मुझे दिया हुआ है या हमें दिया हुआ है, कैश सेल्स तो दी हुई है 7 लाख की, तो कैश सेल्स तो मैंने यहां लिख दी 7 लाख। कैश सेल्स तो 7 लाख की हैं, लेकिन मेरे पास अभी कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स नहीं है, करेक्ट, कोई चिंता की बात नहीं। और क्रेडिट सेल्स 4 लाख वो मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हमने डेटर्स अकाउंट में नहीं लिखनी है, क्योंकि जो क्रेडिट सेल है इट इज ए ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड ब्रांच डेटर्स। तो जो क्रेडिट सेल्स हैं जो कि इत्तेफाकन 4 लाख की हैं वो मैं ब्रांच डेटर्स में लिखूंगा, वो मैं ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखूंगा। उसके अलावा फिर हमें दिया गया है क्लोजिंग बैलेंसेस स्टॉक और डेटर्स का, और मैं तुम्हें बता चुका हूं कि जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं हम ब्रांच अकाउंट में लिखेंगे। अब स्टॉक का जो क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस मैंने 2 लाख लिखाया था, और उसके अलावा डेटर्स का बैलेंस जो मैंने तुम्हें लिखाया था वो 3 लाख का लिखाया। तो इस तरीके से अब मैंने ब्रांच अकाउंट तो बना दिया। अब जाहिर है मुझे प्रॉफिट भी तो निकालना है ना, लेकिन प्रॉफिट निकालने से पहले मुझे यह भी तो मालूम होना चाहिए कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स की फिगर कितनी है।
इनफैक्ट ब्रांच अकाउंट को कभी भी हमें क्लोज करना होगा तो पहले हमें यह श्योर कर लेना होगा कि डेटर से रिलेटेड ये तीनों आइटम्स मौजूद होने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स यहां नहीं है, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम सीधा अपने इस अकाउंट में आ जाओ। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख आपने लिखा है, क्रेडिट सेल्स आपने लिखी है, लेकिन क्लोजिंग डेटर्स मैंने अभी लिखा नहीं है, पहले मैं लिख दूं, क्योंकि डेटर्स अकाउंट हम बना रहे हैं तो क्लोजिंग डेटर्स यहां भी लिखेंगे। अब मैं इसको टैली करूंगा। अब जब मैं टैली करूंगा, ओपनिंग बैलेंस 4 लाख का, यानी कि 4 लाख रुपए के क्रेडिट कस्टमर पहले से ही है, क्रेडिट सेल, और हमने 4 लाख की और क्रेडिट सेल करी, तो इसका मतलब 8 लाख रुपए हमने डेटर से लेने थे। इस साल के अंत तक 3 लाख रुपए के क्लोजिंग डेटर्स बचे हुए, इसका मतलब 8 लाख में से 3 लाख रुपए इस साल के अंत तक अभी भी हमने लेने हैं। लेकिन इसका यह भी मतलब हो गया कि जो बैलेंस बच गया 5 लाख, इसका मतलब इतना कैश हमें डेटर से मिल गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो जो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है वो तुमने अब निकाल लिया कि डेटर से तुम्हें इतना कैश 5 लाख का मिला। तो कैश सेल्स और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स को मिला करके फिर तुम आउटर कॉलम में लिखोगे 12 लाख। जब हमें यह श्योरिटी हो जाएगी कि हमारे पास डेटर से रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग डेटर्स और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स की फिगर है, तभी हम अपने इस अकाउंट को टैली करेंगे। 12 और 2 कितना हो गया? 14, 14 और 3 कितना हो गया? 17, करेक्ट? इतना ही है। 7 + 5 12 लाख, 14 लाख, 14 + 3 कितना हो गया भाई? 14 + 3 17 लाख। इधर का टोटल 17 लाख है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके अलावा अब जरा इधर का टोटल देखें। अब जो इधर का टोटल हमें दिया हुआ है 3 + 4 7 लाख, 17 लाख और 2 19 लाख। इनफैक्ट ये वाला टोटल ज्यादा आ रहा है। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो इसका मतलब लॉस होगा। फिर मैं इधर की तरफ लिखूंगा नेट लॉस, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर इधर की तरफ आ रही है 2 लाख की, क्योंकि इधर का टोटल 17 लाख था, तो अब मैं 19 लाख लिखूंगा। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, लेकिन अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आती तो हमारा नेट प्रॉफिट आता। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? पहले तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब होता क्या है, दूसरी चीज तुम्हें समझ में ये आनी चाहिए, ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ब्रांच अकाउंट से कैसे निकलता है। बहुत से बच्चों को ये नहीं मालूम चलता। अब मैंने तो तुम्हें कह दिया कि इधर बैलेंसिंग फिगर आ जाए तो नेट प्रॉफिट है और इधर की तरफ बैलेंसिंग फिगर आ जाए तो नेट लॉस होता है। लेकिन मैंने कहा बहुत से बच्चों को ये पता नहीं लग पाता कि ये नेट प्रॉफिट है तो कैसे। भाई हमने तो ये आइटम लिए, क्रेडिट के टोटल करा, उसमें से डेबिट के आइटम माइनस करे और हमने कह दिया क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो नेट प्रॉफिट, या डेबिट साइड बड़ी होगी तो नेट लॉस होगा। लेकिन ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे आ रहा है इस सिस्टम में? देखो यहां पर ये भी चीज तुम्हें मालूम होनी चाहिए एज ए प्रोफेशनल लेवल स्टूडेंट। मैंने तुम्हें बताया लॉजिकली आप नेट प्रॉफिट या लॉस तब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपके पास टोटल सेल्स की फिगर ना हो। टोटल सेल्स का मतलब कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। जब तक आपके पास टोटल सेल्स की फिगर ना हो, उसके बाद फिर उसमें से तुम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे, तभी आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, करेक्ट? ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर आप खर्चे माइनस करोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो तब आपके पास नेट प्रॉफिट या लॉस आ सकता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उसके बाद आ सकता है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मेरे पास इस तरीके से प्रॉफिट कंप्यूट मैं कर सकूं, अगर मैं ऐसा चाहूं, तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं एक डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, फुल फ्लेड्स डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट करूं, ताकि जल्दी से मेरे पास सेल्स की फिगर हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर हो, तो फिर मैं आसानी से प्रॉफिट निकाल सकता हूं। अगर मैं तुम्हें ऐसे कहूं कि इतनी सेल्स है, इतनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इतने खर्चे हैं और इतना मेरा नेट रिजल्ट है, तो तुम्हारी समझ में इजीली आ जा रहा है कि ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है और क्यों है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं कि ये क्रेडिट के आइटम है, ये डेबिट के आइटम है और क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये नेट प्रॉफिट है, या डेबिट साइड बड़ी है तो ये नेट लॉस है, तो ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैसे है, ये कैसे समझ में आ रहा है आपके? तो ध्यान से सुने, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे। ये ब्रांच अकाउंट है। क्या इस ब्रांच अकाउंट में मैंने कैश सेल्स की फिगर लिखी है? मैंने लिखी है 7 लाख। आपके सामने ही मैंने 7 लाख की फिगर लिखी है। क्या मैंने इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट सेल्स की फिगर लिखी है? ध्यान से सुने,
और मुझे बताएं क्या मैंने क्रेडिट सेल्स की फिगर इस अकाउंट के अंदर लिखी है या नहीं लिखी? सर हमने तो नहीं लिखी। राइट, हमने क्रेडिट सेल्स की फिगर इस अकाउंट के अंदर नहीं लिखी है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब आप ध्यान से देखो, आपने ओपनिंग डेटर्स यहां लिखा है और ब्रांच अकाउंट को भी देखो, ओपनिंग डेटर्स यहां भी लिखा है, क्लोजिंग डेटर्स आपने यहां लिखा है और यहां पर भी लिखा है, करेक्ट। क्रेडिट सेल्स हमने यहां नहीं लिखी है, लेकिन हमने यहां तो लिखी है। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स हमने यहां लिखा है और यहां भी लिखा है। इसका मतलब डेटर्स अकाउंट में मैंने ओपनिंग डेटर्स, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स और क्लोजिंग बैलेंस लिखा है, और ये तीन चीजें मैंने यहां पर भी लिखी हैं, ओपनिंग डेटर्स, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स और ओपनिंग डेटर्स का जो डिफरेंस है क्रेडिट सेल्स बनता है। तुम देख रहे हो, अगर मैं 4 लाख, अगर मैं 3 प्लस 5 प्लस 3 8 लाख, उसमें से 4 लाख माइनस करूं तो बैलेंस क्या आएगा? क्रेडिट सेल ही तो आएगा। इसका मतलब जब मैंने यहां पर ब्रांच अकाउंट में कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स लिखा है और डेटर्स की फिगर लिखी है 5 और 3 8, और उसमें से मैं ओपनिंग डेटर्स माइनस कर दूं तो इनका डिफरेंस क्रेडिट सेल बनता है। इसका मतलब है कि हम क्रेडिट सेल डायरेक्टली तो नहीं लिखते, लेकिन इनडायरेक्टली वो ब्रांच अकाउंट के अंदर आ जाती है। और एक चीज मैं और तुम्हें बता दूं, अब तुम में से कई क्वेश्चन करेंगे सर हम डायरेक्टली क्यों नहीं क्रेडिट सेल लिख लेते? मैंने तुम्हें पहले ही बताया, ये कॉम्प्रिहेंसिव डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है। पहले तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है, इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला था हम कोई सेल्स अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं इसके अंदर। अगर हम बना रहे होते तो डायरेक्टली क्या बोलते मैं लिख देता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो क्रेडिट सेल्स की फिगर को इसके अंदर लाने के लिए हमें ब्रांच अकाउंट के अंदर ओपनिंग डेटर्स भी लिखना पड़ता है, क्लोजिंग डेटर्स भी लिखना पड़ता है और कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स भी लिखना पड़ता है, ताकि क्रेडिट सेल्स की फिगर इसके अंदर आ जाए। तो तुम्हारे को अब समझ में आना चाहिए कि हमने ब्रांच अकाउंट के अंदर इनडायरेक्टली क्रेडिट सेल्स की फिगर 4 लाख रुपीस लिखी है। इसका मतलब टोटल सेल्स हमने 11 लाख रुपए की लिख दी। अब आती है बारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। ध्यान से देखें, सपोज मैं कहूं आपके पास 3 लाख का ओपनिंग स्टॉक पहले से मौजूद है। आप ब्रांच हो, आपके पास 3 लाख का स्टॉक पहले से मौजूद है। मैंने आपको कुछ और गुड्स भेजे, 3 लाख का स्टॉक तो पहले से ही था और 10 लाख के मैंने आपको कुछ और गुड्स भेजे, गुड्स सेंड टू ब्रांच। आप अपने आप को ब्रांच मान लो, तो आपके पास 13 लाख रुपए के गुड्स मौजूद हैं, क्योंकि 3 लाख के पहले से ही थे और 10 लाख के हमने और भेजे। और इस साल के एंड तक आपके पास 2 लाख रुपए के गुड्स बचे हुए हैं। इस साल के एंड तक आपके पास 2 लाख रुपए के गुड्स बचे हुए हैं। 13 लाख रुपए के गुड्स थे और केवल आपके पास 2 लाख रुपए के गुड्स बचे हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपने 11 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स बेच दिए। भले ही आपने उसको 15 लाख में बेचा, उससे कोई मैटर नहीं करता। पॉइंट ये है कि आपके पास 13 लाख के गुड्स मौजूद थे, उसमें से आपने 2 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स बेच दिए, तो 11 लाख रुपए की कॉस्ट प्राइस के गुड्स आपने बेच दिए। ये 11 लाख क्या बन गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गई। अब आपकी समझ में आना चाहिए कि जब मैं यहां ओपनिंग स्टॉक लिखता हूं, क्लोजिंग स्टॉक लिखता हूं और गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखता हूं, इन सब का डिफरेंस जो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। तो इसका मतलब 3 लाख रुपए ओपनिंग स्टॉक प्लस जो मैंने आपको गुड्स भेजे 10 लाख के और जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो 11, तो 3 प्लस 13 माइनस 2, तो 11 लाख की कॉस्ट प्राइस के गुड्स आपने बेच दिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो आपका 0 आ गया। उसके बाद हमें एक्सपेंसेस लिखने होते हैं, एक्सपेंसेस हमने लिखे ही हैं 2 लाख, तो इस केस में मेरा ये 2 लाख रुपए का नेट लॉस है, जो कि मैंने निकाला भी था कि इस क्वेश्चन में लॉस है। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग ब्रांच में लॉस बहुत रेयर केस में ही आ सकता है। अब वो गलती से यहाँ पर फिगर्स हमारे से ऐसे बन गए कि लॉस आ गया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हारे को क्लियर नजर आ जाना चाहिए कि ये नेट प्रॉफिट या लॉस कैसे है। समझ में आया? अब कल कोई तुमसे पूछे कि ये क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके या डेबिट में से माइनस करके नफा या नुकसान आता है, तो अब आपकी समझ में लॉजिकली आएगा कि हाँ राइट, ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है। तो हम लोगों ने जो प्रोफेशनल लेवल की कोचिंग करनी होती है, सिर्फ रन ऑफ द मिल हम नहीं करते हैं, करेक्ट। पहले तो आपको ये बता दें, बहुत डीपली हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप यकीन करें जब आप फ्यूचर में प्रोफेशनल लेवल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैंने कहा नेट प्रॉफिट और लॉस तो आपने हजारों बार निकाला होगा, लेकिन उस वक्त आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है। तो अगर आप शुरू से ध्यान देंगे तो आपको एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी।
परसों 5 बजे लाइव सेशंस की बजाय लाइव प्रीमियर ही करूंगा क्लास का। तो आप नेक्स्ट क्लास जो है परसों देख सकते हैं सेम टाइम पर। तो ये मंडे है, यानी कि आप मान के चलें कि आपकी जो क्लासेस होंगी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 5 बजे पर होंगी। 5 बजे आप आ जाया करें। और नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि अभी ये पहली क्लास है ब्रांच अकाउंट की, लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम जैसे ही 5 बजे वीडियो अपना अपलोड करेंगे और जैसे ही क्लास का टाइम खत्म होगा वीडियो यूट्यूब से हम विड्रॉ कर लेंगे विद इन नेक्स्ट 1 आवर। तो आपके लिए जरूरी है कि आप उसी टाइम पर सेशन को देखें। ठीक है, आज के सेशन के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट सेशन में जब मैं मिलूंगा तो इनको हम फेयर वर्क करेंगे, और फेयर वर्क हम बहुत नीट और क्लीन तरीके से करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको मालूम भी है। तो ठीक है, आज के इस सेशन के लिए इतना काफी है। बाकी नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी।